जय श्री राम। दोस्तों, एक विषय बहुत दिनों से लंबित था, दिन भी कहना गलत होगा, कई महीनों से लंबित था कि गोचर के फल कैसे देखे जाते हैं। ये कैसे बताया जा सकता है कि कुंडली में कौन सा भाव कब एक्टिव होगा। इस पर एक वीडियो मैंने तकरीबन 2 ढाई महीने से ऊपर हो गया ये वीडियो अपलोड की थी। और उसमें मैंने इन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था, कुछ प्रिंसिपल के बारे में बताया था। और उसके बाद सच कहूं तो मैं खुद भूल गया उस वीडियो को कंप्लीट करना। पर रिसेंटली उस पे कुछ कमेंट्स आए कि आपने 5 प्रिंसिपल कहे थे और 3 इसमें बताए हैं, बाकी 2 का क्या। तो याद आया कि ये विषय रह गया है। ऐसे और भी कई सारे विषय रह गए हैं, मैं जानता हूँ। आप लोगों से मेरी ये निवेदन भी है कि आपको जो लगता है, जो विषय पे आप और सुनना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो वीडियो कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं उसको पूरा कर सकूं और पहले पुराने काम को कंप्लीट करते हैं। तो खैर, ये एक यक्ष प्रश्न है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई मेरी कुंडली में कौन सा भाव कब एक्टिवेट होगा। ये भाव अगर अच्छा है, मान लीजिए किसी का धन भाव अच्छा है, तो व्यक्ति को उम्मीद होती है कि मुझे पैसा अच्छा मिलेगा, लाभ आना चाहिए। और कब कब ऐसा होगा, उसको देखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास दशा है और दूसरा तरीका गोचर है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं गोचर की बात करूंगा कि गोचर के प्रयोग से कैसे बताया जा सकता है कि कब कौन सा भाव एक्टिव हो रहा है। और ये मेरे वचन नहीं है, शास्त्रों का मत है, मैंने बस आपके सामने रखा है। आप इसको देखिएगा, लगाइएगा, मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता हूँ। आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि इसको चेक कीजिएगा। तो और विलंब ना करते हुए आइए जानते हैं वो 2 गोल्डन रूल जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कुंडली का कौन सा भाव कब एक्टिव होगा। देखिए, वो श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भाव सिद्धि कब होती है या भाव को कब एक्टिवेट वो होता है, उसको देखने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल आपको लगाने चाहिए। अब उनमें से चौथा प्रिंसिपल मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। 3 प्रिंसिपल मैं कर चुका हूं। अभी ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे बाकी 3 प्रिंसिपल मैंने बताए हैं और एग्जाम्पल चार्ट्स के साथ बताए। अब ये वाले प्रिंसिपल को सुनते हैं। जब लग्नेश और भावेश गोचरवश एक दूसरे को देखे या युति करे, अर्थात आज के समय में आपका लग्न का स्वामी और भाव का स्वामी, जिस भी भाव की सिद्धि के बारे में आप विचार कर रहे हैं, अगर वो कुंडली में साथ बैठे हों या एक दूसरे को देखते हों, तो हम उस भाव की वृद्धि का समय देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि चंद्रमा अगर किसी का लग्नेश हो, तो वो 27 दिनों के भीतर भीतर 27-28 दिनों में सभी भावेशों से मिलकर आ जाएगा। मतलब कुंडली का पूरा चक्कर लगा लेगा, तो कहीं ना कहीं तो भाव का स्वामी बैठा होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि हर एक भाव का फल एक ही महीने में आ जाएगा। तो बात समझिएगा, जहां पर इस तरह के योग होते हैं वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि एक ही महीने के अंदर सारी घटनाएं घटित नहीं हो सकती। आपको ये देखना होगा कि आपकी दशा क्या चल रही है और उसके बाद इस प्रिंसिपल पे आना होगा। अन्यथा अगर आपका जो क्या कहें, कारेश और लग्नेश दोनों ही मंदगामी है, आपका लगन का स्वामी मंदगामी ग्रह है, तो ये योग बड़ा फलदायी होता है। अभी एक एग्जाम्पल चार्ट से मैं आपको समझाऊंगा। पांचवा रूल क्या है। पांचवा रूल ये है कि हर एक भाव का कोई ना कोई कारक होता है। जैसे वाहन का कारक शुक्र, माता का कारक चंद्रमा, लग्न का कारक सूर्य, संतान का कारक बृहस्पति, पत्नी का कारक शुक्र। राइट, ऐसे ही अलग अलग भावों के अलग अलग कारक बताए गए हैं। तो ये बताया गया है कि जब कारक उस जगह पर आए जहां आपकी कुंडली में लग्नेश बैठा है या आपकी चंद्र राशि है, यानी चंद्रमा वहां बैठा है, अगर उसके ऊपर जब भी कारक का गोचर होगा तब भी वो भाव एक्टिवेट होगा। तो ये 2 प्रिंसिपल थे जिसके बारे में हमें बात करनी थी। अब एग्जाम्पल चार्ट के साथ समझते हैं कि इसको देखा कैसे जाता है। ये कुंडली है 14 जुलाई 1976 की। समय है रात्रि के 2:30 बजे। और दिल्ली का जन्म है। वृषभ लगन की पत्रिका है। दूसरे भाव में सूर्य बुध है, तीसरे में शुक्र शनि है, चौथे में मंगल है। पत्रिका आपके सामने है। अब कुछ इसके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई उसको देखते हैं और फिर इस नियम को देखते हैं कि देखना कैसे है।
देखिए, ये जो अभी आप एक चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो अंदर वाला चार्ट है वो तो आप इस जातक की जन्म की कुंडली है, बर्थ चार्ट है। और जो बाहर वाला चार्ट है वो 1 जनवरी 1997 का है। 1 जनवरी 1997 को, जैसा कि आप नीचे पढ़ पा रहे हैं, इस जातक की पहली जॉब लगी। अब पहली जॉब, पहली नौकरी बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन में। उसको किस भाव से देखना चाहिए, इस पे थोड़ा मतांतर है, मतभेद है, क्षमा कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं 10वें भाव से देखना चाहिए क्योंकि कर्म भाव है, ये कर्म भाव के हिसाब से ही दशम भाव से इसका विचार करना चाहिए। कुछ लोगों का ये मत है कि दशम से नहीं, एकादश से इसको देखना ज्यादा समझदारी वाला है। क्यों ऐसा है समझदारी वाला? जिन गुरु से मैंने सीखा वो कहा करते थे कि जो पहली इनकम है या पहली कमाई है वो 11वें घर से देखनी चाहिए। उसके बाद जब जितनी बार भी वो व्यक्ति काम बदलेगा वो दशम से जरूर देख सकते हो, लेकिन पहली नौकरी, पहले कार्य के लिए 11वें घर के स्वामी की स्थिति को जरूर देखें। अब यहां पर इस कुंडली में बात करते हैं कि हमें क्या नजर आता है। 2 नियम मैंने आपको बताया। एक ये बताया कि लग्नेश और कार्येश एक दूसरे को देख ले या एक दूसरे के साथ बैठे हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि कार्य का स्वामी या कार्य का कारक लग्नेश के ऊपर से गोचर करे या लग्नेश को देखे। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली में, इस कुंडली में चंद्रमा मकर राशि का बैठा है जन्म कुंडली में। तो हमने पहले ये नोटिस किया कि इस चंद्रमा के ऊपर से कौन सा ग्रह उस समय जा रहा था। तो आप देखेंगे यहां पर गुरु लिखा हुआ है, जो चंद्रमा के ऊपर से उस दिन गोचर कर रहा था जिस समय इसकी पहली नौकरी लगी। साथ ही साथ ये गुरु, अगर आप नोटिस करें, जो लगन का स्वामी है शुक्र, जन्म कुंडली में वो जहां बैठा है उस पर भी दृष्टि डाल रहा है, और साथ ही साथ वो लगन पर भी दृष्टि डाल रहा है। अगर वैसे इसमें तो कई तरह से वो प्रिंसिपल फिट हो रहा है या लग रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि चंद्रमा के ऊपर से लाभेश का गोचर, चंद्रमा के ऊपर से 11वें भाव के कारक का गोचर, लग्नाधिपति के से सप्तम में, लगन अधिपति जहां जन्म कुंडली में बैठा है वहां से सप्तम में गुरु का गोचर, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं 11वां घर या अष्टम भाव, क्योंकि इन दोनों घरों का स्वामी बृहस्पति है, वो एक्टिव होने चाहिए। अब क्योंकि वो कारक भी गुरु लाभ भाव का बनता है, इस वजह से यहाँ पर वो फर्स्ट जॉब की फॉर्म में हुआ। एक और इसी चार्ट का एग्जाम्पल लेकर करते हैं और समझते हैं इसको कैसे और देख सकते हैं हम। देखिए, वही कुंडली है और इसके 12 दिसंबर 2002 के दिन एक गुड़िया का जन्म हुआ, इनकी पहली बेटी का जन्म हुआ। अब कुंडली में वही देखते हैं। यहां अगर आप ध्यान दें तो इस कुंडली में पंचम का कारक बृहस्पति होता है, किसी की भी कुंडली में संतान कारक बृहस्पति होता है। जिस दिन गुड़िया का जन्म हुआ, पहली संतान हुई, उस दिन बृहस्पति गोचर कर रहा था लग्नेश के ऊपर से। ये इनका लग्नेश बैठा है और उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर था। साथ ही साथ चंद्रमा से सप्तम भाव में भी बृहस्पति का गोचर था। तो जो कारक है उसका गोचर भावेश के ऊपर से, लग्नेश के ऊपर से जाना, इस प्रिंसिपल को यहाँ पर क्या कहें, बल मिलता है, जिस तरह से आपने देखा। तो इस पत्रिका में जब बृहस्पति का गोचर इसके ऊपर से आया तो संतान हुए। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जिस समय 12 दिसंबर 2002 के दिन इस जातक की बृहस्पति की महादशा भी चल रही थी। तो जो संतान का कारक होके लग्नाधिपति के ऊपर से गोचर करना, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालना, ये दोनों बताते हैं कि उस समय इस तरह के कार्य की सिद्धि होनी चाहिए थी। एक एग्जाम्पल चार्ट और लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। ये कुंडली है 3 मई 1988 की, समय है दोपहर 2:25, दिल्ली का जन्म है। सिंह लगन की पत्रिका, नवम भाव में लग्नाधिपति, उच्च का, साथ में पंचम का स्वामी बैठा है। कुंडली आपके सामने है। अब 7 दिसंबर 2015 के दिन इस जातक का विवाह हुआ। आज हम उन्हीं 2 प्रिंसिपल की बात करेंगे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इसके अलावा जो बाकी 3 प्रिंसिपल है वो भी आप चेक कर सकते हैं इस कुंडली में, आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। तो हमने आज तो जो 2 प्रिंसिपल बोले वो ये बोले कि जब कभी भी लग्नेश और कार्येश युति कर लेंगे गोचर में, एक दूसरे को देखेंगे, उस समय कार्य की सिद्धि होती है।
और दूसरा प्रिंसिपल ये बताया कि जब कारक, किसी भाव का कारक लगन के स्वामी या चंद्रमा के ऊपर से गोचर करे तो भी उस भाव की सिद्धि होती है। अब यहाँ 7 दिसंबर 2015 के दिन विवाह हुआ, उस दिन यदि इसके लग्नेश की स्थिति हम देखें तो लग्नेश सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था और उसका साथ दे रहे थे शनि महाराज, जो इस कुंडली में सप्तमाधिपति है। यानी लग्नेश और सप्तमेश की युति थी उस दिन जिस दिन इस जातक का विवाह हुआ। तो विवाह काल के समय ये युति प्रिंसिपल जो हमने चौथा प्रिंसिपल क्षमा कीजिए डिस्कस किया, वो यहां पर पूरी तरह अप्लाई होता है कि ये युति इस तरह का प्रभाव देगी। इसके अलावा 8 जून 2017 के दिन इस जातक के कन्या का जन्म हुआ। अब फिर इस कुंडली पर ध्यान देते हैं। इस कुंडली में लग्नेश बनता है सूर्य, जो जिस समय कन्या का जन्म हुआ उस समय वो सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहा था और गुरु जो संतान का कारक है और संतान का स्वामी भी है इस कुंडली में, वो दूसरे भाव में गोचर कर रहा था। अब गुरु की नवम दृष्टि इस सूर्य पर आती है, यानी कि गोचर में लग्नेश का कार्येश से संबंध बनता है, कार्येश की दृष्टि लग्नेश पर आती है। इस वजह से इस तरह के योग उस दिन घटित होने के योग बनते हैं जिस दिन इनके कन्या। और विवाह के समय भी वही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था क्योंकि लग्नेश की सप्तमेश से युति थी। तो इन दोनों नियमों को आप पत्रिका पर लगाकर देखिए। इसके साथ साथ जो बाकी 3 प्रिंसिपल आपको पहले बताए गए हैं वो भी जरूर देखिएगा कि वो किस प्रकार अप्लाई होते हैं, कुंडली में किस तरह उसको देखना चाहिए। आई होप आपको कई गोचर के जो नियम हैं जो समझ में नहीं आ रहे थे या जो जहां परेशानी आती थी कि इसको कैसे देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर ज्ञानवर्धन हुआ हो तो लाइक करना ना भूलें। और ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमारे ऑडियो शो सुनना चाहते हैं तो ज्योतिष इन हिंदी आप प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं जो स्पॉटिफाई ऐप पर उपलब्ध है। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ और आप मुझे विषय बताने वाले कौन कौन से विषय छूट गए उनको हम लेते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।